सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने से उस कस्बे के लोगों की दिनचर्या शुरू होती। इस छोटे से कस्बे के एक बड़े घर का आंगन सुबह सुबह गीला हो जाता है और आने जाने वालों का स्वागत करने के लिए उस पर सज जाती है प्यारी सी रंगोली। एक तरफ चूल्हे पर चाय उबल रही है तो वहीं दूसरी ओर मिसेज दिनकर अपना पूजा पाठ बस खत्म करने को है। पूजा खत्म करते ही बाहर गार्डन में मेज कुर्सियां चाय के लिए सजाई जाती है और फिर मिसेज दिनकर सबको आवाज़ लगाती है, चलो बच्चों फटाफट नीचे आ जाओ, चाय तैयार है। यह मिसेज दिनकर की दिनचर्या का हिस्सा है। सूरज की पहली किरण का स्वागत रोज वो इसी प्रकार करती है। मिसेज दिनकर का पूरा नाम है अनुपमा दिनकर। वे दिखने में औसत पर व्यवहार और स्वभाव से अद्भुत थी। उनका घर परिवार ही उनके लिए कर्म भूमि था। शादी के बाद उन्होंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं। जो भी किया घर परिवार के लिए किया। आज 52 साल की उम्र में भी वह नहीं थकी है। किसी नवयुवती की भांति उछल कूद कर अपने परिवार के सारे काम वह खुद करती है। अनुपमा जी का परिवार काफ़ी बड़ा है, जिसमें एक बेटे बहू, बेटी दामाद और पोते पोतियों के अलावा एक कुत्ता, एक तोता, पास पड़ोस के लोग, उनकी काम वाली, दूध वाला आदि कई लोग शामिल हैं। वे अपने घर की आधारशिला है, पर उनकी एक कमजोरी भी है। वो अकेलेपन से घबराती है, इसीलिए हमेशा अपने लोगों से घिरी रहना चाहती है। एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी कि तभी उनकी बहू ने आकर कहा, माँ, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। आज मोनू को मैं ही ड्रॉप कर दूंगी। आप प्लीज उसके लिए पूरी बना दीजिएगा। उनकी बहू स्कूल में टीचर है, पर यहाँ सास बहू वाला कोई ड्रामा नहीं चलता। दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सुलझी हुई है। मोनू उनकी 5 साल की पोती है, जिसकी देखभाल वह खुद करती है। सबके अपने अपने काम पर निकलने के बाद घर में लगभग 5-6 घंटे कोई भी नहीं होता। पर मिसेज दिनकर कभी अकेली नहीं होती। खाना बनाते बनाते वो अपनी काम वाली की समस्याएं सुनती है और फिर उनका निदान भी कर देती है। उसके बाद दूध वाले की गाय आज कल कौन सा चारा खा रही है, गाय का बछड़ा कैसा है आदि पर चर्चा होती है। उनके स्वभाव की एक खासियत उन्हें सबके बीच प्रिय बनाती है कि वे सबके साथ होते हुए भी किसी के साथ नहीं होती। मतलब वे सबकी मदद करती, पर कभी किसी के निजी मामलों में नहीं पड़ती, यहाँ तक कि बेटे बहू के भी नहीं। एक दिन पड़ोस वाली मिसेज आहूजा उनके घर आई। उन्होंने कहा, मिसेज दिनकर, कल मेरी शादी की 50वीं सालगिरह है। आप कल हमारी पार्टी में ज़रूर आइएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तो वहाँ से चली गई, पर आज उन्हें बिल्कुल अकेला कर गई। मिसेज आहूजा ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। शादी, पति, इन शब्दों का उनके जीवन में बहुत महत्व था, पर 5 साल पहले अकस्मात उनकी पति की मौत ने उनके जीवन को निरर्थक बना दिया था। उनका पूरा जीवन सिर्फ उनके पति के इर्द गिर्द घूमता था। आज वे कई दिनों के बाद अपने पति के फोटो के साथ
अकेली कमरी में बैठी फोटो से बातें कर रही थी। तभी मोनू ने आकर कहा, दादी आप क्या कर रहे हो? चलो मुझे खाना खिलाओ ना। हाँ हाँ चलो चलो, मैं तो हूँ ही बस। इतना कहकर वो मोनू के साथ चल दी। मोनू को खाना खिलाते खिलाते वो सोच रही थी कि बालमन कितना निर्मल वो मासूम होता है। किसी प्रकार का दुख, कोई भी परिस्थिति इन्हें कभी छू भी नहीं पाती। किसी प्रकार का द्वेष दंभ नहीं होता। दादी अब चलो खेलने। उनके विचारों की रेल रुक गई और फिर से अपने पूर्व रूप में आ गई। अपने भीतर के शून्य को उन्होंने एक बार फिर से अपनी पोती की अटखेलियों से भर दिया। दूसरी शाम मिसेज आहूजा की पार्टी में वे अपनी पीड़ाओं को पूरी तरह से भुलाकर उनकी खुशियों में शामिल हुई। पर यह शाश्वत सत्य है कि खुशियाँ क्षणिक होती है। यह भी उतना ही सत्य है कि जीवन में दुखों का होना भी आवश्यक है। अगर दुख ही ना होंगे तो खुशियों की क्या महत्ता। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कोई दुख, कोई पीड़ा जीवन भर का कारावास बन जाए तो जीवन में किसी खुशी के कोई मायने नहीं रह जाते। पार्टी में खाना खाते खाते मिसेज दिनकर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लगभग आधे घंटे की हलचल वो असमंजस की स्थिति के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 7 दिन बिताने के बाद मिसेज दिनकर ने अपने बेटे विकास से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो। मुझे यहाँ घुटन सी होती है, थोड़ा सिर दर्द और थोड़ी खांसी है बस। वो तो घर पर रहकर भी ठीक हो जाएगी। भला नज़ला जुकाम के लिए भी कोई अस्पताल आता है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, बस 2-3 रिपोर्ट्स आज आने वाले हैं, फिर हम घर चलेंगे। मिसेज दिनकर का बेटा तब यह नहीं जानता था कि वह अपना वादा पूरी तरह से नहीं निभा पाएगा। खुशियाँ आने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है, पर पीड़ाएं हमेशा दबे पांव ही घर में दाखिल होती है। तभी नर्स ने आकर उनके बेटे विकास से कहा, सर आपको डॉक्टर ने केबिन में बुलाया है, आपकी माँ की रिपोर्ट्स आ गई है। इतना सुनते ही मिसेज दिनकर ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। विकास भी लंबे लंबे डग भरता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। उसे देखते ही डॉक्टर ने कहा, आइए मिस्टर विकास, मिसेज दिनकर के सारी रिपोर्ट्स आ गए हैं। खबर कुछ अच्छी नहीं है, जिसमें से उनका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका इन्फेक्शन अब स्टेज 3 एड्स में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से उनके शरीर के कोई अंग जैसे किडनी, ब्रेन आदि प्रभावित हुए हैं। उनकी खांसी भी कोई साधारण खांसी नहीं, उन्हें टीबी है। विकास सिर्फ सुनता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन तेज गति से उसकी ओर बढ़ती आ रही है। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, कैसे मेरी माँ तो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। इस पर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विकास, आपके मुंह से यह सवाल अच्छा नहीं लगा। आप तो पढ़े लिखे हैं। धर्म और एड्स का क्या लेना देना? क्या शारीरिक संबंध ही एक जरिया है HIV फैलाने का?
और अब कब, क्यों, कैसे से महत्वपूर्ण है कि उनकी जान कैसे बचाई जाए। आज कई तरह की दवाएं हैं जिनसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, पर सबसे ज़रूरी है उन्हें इस बारे में बताना ताकि वे खुद भी सारी सावधानियां बरते और इलाज में हमारा साथ दे, क्योंकि अब उन्हें एड्स सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। कमरे में डॉक्टर और विकास ने जैसे प्रवेश किया तो मिसेज दिनकर अपने पूरे सामान के साथ तैयार थी। उन्होंने सवालिया नज़रों से उनको देखा और कहा, बेटा चलो, एक दिन भी अब इस जेल में नहीं रहा जाएगा। विकास ने कहा, माँ, तुम्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। मगर क्यों? विकास ने एक लिफाफा उनके हाथ में धर दिया। रिपोर्ट पढ़ते ही वे पलंग पर बैठ गई, आंखें बंद, फिर भी नम थी। लगभग आधा घंटा उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। उसके बाद वह खुद एक डॉक्टर के पास गई जहां विकास पहले से मौजूद था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, कितना समय है मेरे पास? डॉक्टर ने कहा, ऐसा नहीं है, आप इलाज के बाद ठीक हो सकती हैं। बस आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखें। मिसेज दिनकर की प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित थी। भगवान के उड़ाए इस माखौल का उन्हें अचरज नहीं था। ऐसा लगता था मानो उन्हें सब पहले से पता था। वे बड़ी शांति से एड्स सेल में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी विकास आया। उन्होंने कहा, विकास, तुम्हें याद है जब पापा सख्त बीमार थे और तुम मुंबई के हॉस्टल में पढ़ते थे और फिर एक दिन अचानक पापा चल बसे। किसी को नहीं समझ आया कि आखिर क्या बीमारी थी। मैंने तुम्हें भी यही बताया था ना? झूठ कहा था मैंने। मैं जानती थी पापा को क्या हुआ है। उनकी मौत एड्स की वजह से हुई थी। कमरे में पसरा सन्नाटा तोड़ने के लिए विकास के पास कोई शब्द नहीं था। उसने कहा, पर क्यों माँ? तुमने क्यों नहीं बताया? विकास, हमारा समाज ऊपर से परिपक्व दिखाता है पर अंदर से नहीं। एड्स को लेकर हमारा समाज आज भी कई तरह के पूर्वाग्रहों से पीड़ित है। मैं तुम्हारे पापा की मृत्यु को कलंकित नहीं होने देना चाहती थी। अगली सुबह एड्स सेल में उनकी शिफ्टिंग हुई। वो वार्ड को देखकर सोच रही थी कि यह बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना कि इससे बनने वाला माहौल। सभी अपनी अपनी पीड़ाओं से व्यथित थे। उस वार्ड में 75 साल के बूढ़े भी थे और 17 साल के युवा भी। मिसेज दिनकर की हालत उस माहौल से कहें या फिर बीमारी से बद से बदतर होती जा रही थी। रोज किसी न किसी के टेस्ट, उसका खून वेदनापूर्ण तरीके से निकाला जाता। सैकड़ों दवाइयाँ रोज दी जाती, उस पर 50 इंजेक्शन। वे दिन भर बस अपने पलंग पर पड़ी रहती, छत को ताकती रहती। अब उनके साथ बस उनका अकेलापन था। बेटे बहू 2 दिन में एक बार मिलने जरूर आते। इस पर उन्हें संतोष होता, क्योंकि उनके साथ वाले बिस्तर पर जो व्यक्ति था उससे मिलने के लिए पिछले 3 महीने से कोई नहीं आया था। आज 1 महीने के बाद उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी।
कई तरह की बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया था। वे दवाइयों की भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी, पर उन्हें कहीं न कहीं जीने की इच्छा थी। अपनी पोती के पास अपने घर में वापस जाने की इच्छा थी। इसी इच्छा शक्ति को जोर पर वो चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगी और 6 महीने बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हो गई। डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त भी दे दी। वह बहुत खुश थी। एक बड़ा युद्ध जीतकर, मृत्यु को पराजित कर वो घर लौट रही थी, पर वो यह नहीं जानती थी कि इन 6 महीनों में सब कुछ बदल चुका है। बाहर की दुनिया अब उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। घर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि जितना खुश वह थी, उनका घर नहीं था। फिर भी उन्होंने पूर्ववत अपने घर की कमान संभालने की कोशिश की। बेटे बहू ने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी एक लकीर जरूर बन गई थी। अब ना तो वो रसोई में कुछ बनाती और ना ही अपनी पोती को अपने हाथों से खिला पाती। वो जानती थी ये सब जरूरी है, पर ये सावधानियां उन्हें भी ठेस पहुंचती थी। ना तो पास पड़ोस के कोई आते और ना यहाँ कोई बात करता। यहाँ तक कि काम वाली बाई भी अपना काम खत्म करके जल्दी जाने में रहती। मोनू भी अब स्कूल से ड्राइंग क्लास जाती थी टिफिन लेकर। घर का यह अकेलापन उन्हें अब अस्पताल के सन्नाटे से भी भयावह लगने लगा था। एक दिन उन्होंने फिर से चक्कर आया और वह गिर पड़ी। अस्पताल में सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, मिसेस दिनकर, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। डॉक्टर ने कहा, फिर मैं मृत्यु से लड़ाई तो जीत गई, पर समाज के मोर्चे पर मैं हार गई। अब यह सब बर्दाश्त नहीं होता। अपनों से ऐसे व्यवहार से तो अच्छा है कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूं। अब मुझे लगता है कि मेरे पति भाग्यशाली थे जो इस व्यथा के साथ जिए नहीं। ऐसे जीवन से तो इस अस्पताल का आजीवन कारावास ही भला है। कहानी पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।